हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पीछे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है जनन, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? जनन। यानी जनन में हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं। जनन में हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिए हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर कितना पढ़ेंगे? 2। अभी लेक्चर नंबर कितना पढ़ेंगे? 2। लेक्चर नंबर अभी हम कितना पढ़ेंगे? हम लोग 2। लेक्चर नंबर कितना पढ़ेंगे? 2। लेक्चर नंबर कितना पढ़ेंगे अभी हम लोग? 2। कितना नंबर लेक्चर पढ़ेंगे? 2। ध्यान से देखेंगे। तो पीछे हम लोग कल जहां तक पढ़े थे अभी उससे आगे पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम क्या है? जनन। यानी इंग्लिश में कहे तो रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में कहे तो क्या कहे? रिप्रोडक्शन। समझ गए? चलिए, तो हम लोग बारीकी से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी कुछ को बारीकी बारीकी से पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, जो कृपया करके एक छोटी सी आप काम करें, जो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग जो पढ़े थे उससे आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कल हम लोग पढ़े थे जनन के बारे में। कल हम क्या पढ़े थे? जनन के बारे में। सबसे पहले हम कल क्या पढ़े थे? जनन। तो जनन क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसा संतान को क्या किया जाता है, उत्पत्ति किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। समझ गए? जनन करना जरूरी नहीं है। जनन करना जरूरी नहीं है, यानी अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं। और जनन क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? क्या बताया आपको? जनन में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। जनन में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक, या जन्मदाता भी कहते हैं, या माता पिता भी कहते हैं। ठीक है, और माता या पिता। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको कुछ बहुत बेसिक चीज बताने वाले हैं, अभी आप कृपया करके देखेंगे। दूसरा चीज हम आपको कल बताए थे, जो जनन क्रिया के फलस्वरूप जो रिजल्ट निकल के आता है उसे संतान या संतति कहते हैं। यानी इसके फलस्वरूप, जनन के फलस्वरूप, जनन क्रिया का जो फलस्वरूप निर्माण होते हैं वो क्या, उसे क्या कहते हैं? संतति या संतान कहते हैं। ठीक है, संतति या संतान कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चल, उसे क्या कहते हैं? संतति या संतान कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको हम बताए हैं, इतना पूछे हैं। ठीक है, कल हम आपको पढ़ाए थे जनन के प्रकार। कल हम आपको क्या बताए थे? जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो जनन बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लैंगिक जनन, एक को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, और दूसरा को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, देखिए, तो हम लोग कल अलैंगिक जनन के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके थे। हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में कल पूरा अध्ययन कर चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लैंगिक जनन के बारे में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो लैंगिक जनन के बारे में। तो कल जो भी वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके पीछे की वीडियो देख लेंगे
अब हम थोड़ा सा 1 सेकंड में चर्चा कर देते हैं उस सबका, ठीक है। चलिए, जनन क्या है, तो जीव अपने जैसा समान संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं, ठीक। अर्थात यह भी कह सकते हैं जीव जिस प्रक्रम के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा अपने जैसी अपना संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, उसे भी क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन क्रिया में भाग लेने वाले, देखो जनन की क्रिया करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, समझ गए। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं, और जनन क्रिया के जो फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है या जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं, ठीक है। अब हम ये बताए थे आपको लैंगिक जनन कितने चरणों में संपन्न होती, तो यानी जनन के कितने क्रिया होते हैं, जन्म 2 क्रिया में संपन्न होते हैं। जन्म की क्रिया जो है 2 चरणों में होते हैं, ठीक है। क्या जन्म 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लैंगिक जन्म, क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म, और दूसरा को क्या कहते हैं, अलैंगिक जन्म। तो चलिए, लैंगिक जन्म के बारे में हम आपको कल बता दिए थे, जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं, जिसमें एकल जीव भाग लेकर के एक नया जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक नया जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जन्म। अब अलैंगिक जन्म के बहुत सारा गुण है। अलैंगिक जन्म में देखिए, अलैंगिक यानी इसमें कोई लिंग का चर्चा नहीं है, यानी नर या मादा, कोई ऐसा लिंग है ही नहीं, यानी कोई लिंग की चर्चा नहीं है। तो यानी जब लिंग यानी नर लिंग रहता तो शुक्राणु, मादा रहता तो अंडाणु, उसके बाद निषेचन होता है, युग्मज का निर्माण होता है, तो ये सब कुछ है ही नहीं, समझ गए। तो इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेगा, अंडाणु भाग नहीं लेगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगा, युग्म का निर्माण नहीं होगा, जनक इसमें केवल एक जनक भाग लेते, कितना, एक ही में काम चल जाएगा। लेकिन लैंगिक में क्या होता है, 2 विपरीत लिंग वाले, यानी एक नर चाहिए तो दूसरा मादा चाहिए, यानी वो अकेले होने वाला क्रिया नहीं है, समझ गए। यह सरल जीव और पादपों में होता है। तो चलिए, हम लोग इतना जान गए थे। अब अलैंगिक जन्म के प्रकार भी पढ़े थे, विखंडन पढ़े थे। विखंडन 2 प्रकार के, एगो द्विखंडन और एगो बहुखंडन। एगो मुकुलन पढ़े थे, एगो अपखंडन पढ़े थे, एक पूर्ण जनन या पुनर्भावन भी पढ़े थे, यानी इसी को उसके बाद कायिक जन्म भी पढ़े थे। कायिक जन्म का दूसरा नाम क्या है, कायिक प्रवर्धन, समझ गए। तो आपको एग्जाम में पूछा था यही क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो आप ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा जो सर हमें नहीं पढ़ाया था, ठीक है, इसी को कहा जाता है। और एक बीजाणु जन्म क्या होता है, तो हम लोग पीछे की क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाली लैंगिक जन्म के बारे में, किसके बारे में, लैंगिक जन्म के बारे में। चलिए, अब ये लैंगिक जन्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखेंगे, ये लैंगिक जन्म क्या होता है वो बताइए। लैंगिक जन्म होता क्या, इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव क्या करते हैं, भाग लेकर के और एक नया जीव का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। लिख देंगे, जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले, जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले, 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेकर, 2 विपरीत जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जन्म कहते हैं, ठीक है।
जन्म कहते हैं। चलिए अब ध्यान से देखेंगे एक चीज। अब लैंगिक जन्म जैसे में आ जाएगा इसमें, जैसे में मानव, मानव क्या है, लैंगिक जन्म में आते हैं। मानव क्या है, लैंगिक जन्म। और स्तनधारी, स्तनधारी कहने का मतलब बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, जो जीव अपना बच्चा को दूध पिला सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। अब बात करते हैं हम ये लैंगिक जन्म के गुण के बारे में, लैंगिक जन्म के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो लैंगिक जन्म के गुण होते हैं। चलिए लैंगिक जन्म के लैंगिक जन्म के गुण के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहला गुण इसमें ये हो जाएगा, देखिए लैंगिक जन्म में क्या होता है, दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, जैसे एक नर तो एक मादा, समझ गए, यानी एक पुरुष तो एक महिला, दोनों जब आपस में भाग लेते हैं तब जाके यह क्रिया होती है। तो इसमें होता क्या है, एक चीज ध्यान से देखेंगे, हम उसके बारे में डिटेल में अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो लैंगिक जन्म में सबसे पहला इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भी भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भी भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भी, इसमें अंडाणु भी भाग लेते हैं। इसमें जब देखिए, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है तो निषेचन की क्रिया होती है। क्या चीज की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है तो क्या चीज की क्रिया होती है, निषेचन की। तो तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। चल अब चौथा देखेंगे आप, इसमें युग्मज का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या चीज का निर्माण होता है, तो युग्मक का निर्माण होता है। अब अपने जैसा संतान, और इसमें दो जीव, दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लग करके और अपने जैसा समान संतान का क्या करते हैं, जन्म देते हैं, समझ गए। यही सब उसमें क्या कर देना है, हमें लिख देना है। और इसमें जो है ना, यह प्रक्रिया काफी जटिल है, यह प्रक्रिया क्या है, काफी जटिल है। यह प्रक्रिया जटिल है, समझ, यह प्रक्रिया क्या है, जटिल है। यह प्रक्रिया क्या है, जटिल है। चलिए छठा में चलते हैं, यह प्रक्रिया क्या है, जटिल है। इसमें दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, समझ गए। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यही क्या है, उसका अंतर है, आपको लिख देना, समझ गए। यही क्या था, उसका अंतर था, लिख देंगे आप। देखिए आप अपने पिता के जैसा क्या है, देखिए जैसे ये शाहरुख खान और शाहरुख खान का बेटा, देखिए इसी के जैसा है कि नहीं। यानी आनुवंशिक के रूप में जनक के सम्मान क्या होता है, संतान जन्म लेता है, समझ गया। तो लैंगिक जन्म में क्या है, जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव, लिखेंगे यहाँ पे दो विपरीत लिंग वाले, यहाँ पे लिंग लिखेंगे, दो विपरीत लिंग वाले जीव, दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में भाग लेकर के एक नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जन्म करते हैं। देख रहे हैं ये प्रोसेस,
जैसे मानव और स्तनधारी लैंगिक जन्म क्यों इसमें अंडाणु भाग लेता है, इसमें अंडाणु क्या करता है, भाग लेता है। उसके बाद इसमें शुक्राणु भी भाग लेता है। देखिए उसमें नहीं लेता था और इसमें लेता है, अंतर बस इतना है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें उत्पन्न संतान जो होते हैं ना, आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। देखिए बस ये 4 नंबर जो है ना उसका और इसका, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों का 4 नंबर क्या है, सेम है। यानी उसमें भी जो उत्पन्न लेने वाले संतान होंगे ना वो अपने जनक के समान होंगे। ठीक है, यह जटिल प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया जटिल कैसे नहीं होती बताते हैं हम आपको। देखिए प्रोसेस इसका क्या, अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में मिला तब जाके निषेचन की क्रिया होती है, युग्मक का निर्माण होता है, समझ गए। युग्मक के बाद निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, तब जाके ये प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव क्या करते हैं, जनक भाग लेते हैं। यानी 2 विपरीत लिंग वाले जनक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहां तक आपको अंतर जो था वो हम आपको बता दिए। चलिए अब आपको जानना होगा एक चीज और, युग्मक क्या है। अब आपको क्या जानना होगा, युग्मक के बारे में क्या जानना होगा आपको, युग्मक के बारे में। उसके बाद आपको अभी क्या जानना होगा, युग्मक के बारे में, समझ गए। ये युग्मक होता क्या है, ये युग्मक होता क्या है। यह एक प्रकार की जनन कोशिका होती है। ये क्या होती है, एक प्रकार की, यह एक प्रकार की क्या होती है, यह एक प्रकार की जनन कोशिका होती है। क्या होती है, एक प्रकार की, यह क्या होती है, जनन कोशिका होती है। ये क्या होती है, युग्मक क्या होती है, जनन कोशिका होती है, समझ गए। युग्मक क्या होता है, जनन कोशिका होता है, समझ गए। युग्मक क्या होता है, जनन कोशिका होता है। युग्मक क्या होता है, जनन कोशिका होता है। अब ये युग्मक का निर्माण होता कब है, ये जानकारी देना सबसे बड़ा है। जनन क्रिया के फलस्वरूप, जनन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इसका निर्माण होता है। जनन क्रिया के फलस्वरूप इसका क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक। यह एक प्रकार की जनन कोशिका होती है। यह एक प्रकार की क्या होती है, जनन कोशिका होती है। और इसका जो निर्माण होता है वो जब जनन करता है ना, जनन के फलस्वरूप कोशिका का विभाजन में इसका निर्माण होता है। जनन क्रिया की करने के बाद, जनन करने के बाद इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है बताइए, इसका निर्माण कैसे होता है समझे। जनन क्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन द्वारा होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, जनन क्रिया के फलस्वरूप कैसे होता है युग्मक का निर्माण कैसे होता है, जनन क्रिया के फलस्वरूप, जनन क्रिया के फलस्वरूप। देखिए इसका निर्माण कैसे होते हैं, तो जनन क्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन में होते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जनन क्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जनन क्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन द्वारा होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, कोशिका का विभाजन होता है, उस समय युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए युग्मक क्या है, एक प्रकार की जनन कोशिका है। और इसका निर्माण कब होता है, जब जनन की क्रिया होती है। जब जनन की क्रिया होती है ना, उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है यानी परिणाम होता है, उसी का विभाजन होता है। इसका निर्माण, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, जनन क्रिया के परिणाम जो होता है ना, जनन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है यानी बंटवारा होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक। और ये युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। चलिए ये युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक
दो प्रकार के होते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नवयुग्मक पहला होता है नवयुग्मक। नवयुग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। अब ये इतना शुक्राणु शुक्राणु आप अभी से चर्चा सुन रहे हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में एस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पर्म कहते हैं। इसका इमेज हम आपको दिखाते हैं। और एक होता है मादा युग्मक, इसमें अंडाणु का होता है। इस मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अब ये अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है और शुक्राणु का निर्माण कैसा होता है, अंडाणु कैसा होता है और शुक्राणु कैसा होता है, हम आपको वो बता देते हैं। समझ गए? अंडाणु कैसा होता है और शुक्राणु कैसा होता है, हम आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले आप ये देख लेंगे युग्मक क्या है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? युग्मक क्या है? यह एक प्रकार की जनन कोशिका है। युग्मक क्या है? एक प्रकार की जनन कोशिका है। इसका निर्माण जब जनन क्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन होता है तब जाके होता है। समझ गए? यानी जनन की क्रिया होती है। सबसे पहले युग्मक जो है एक प्रकार की जनन कोशिका है। इसका जो निर्माण होता है जनन क्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन के बाद होता है। समझ गए? तो लिख देंगे इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। यानी इसका युग्मक का जो निर्माण होता है ना, जनन क्रिया के फलस्वरूप होता है। कब होता है? जनन क्रिया के फलस्वरूप। पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और स्त्री की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो ये एक प्रकार की शुक्राणु और अंडाणु क्या है? जनन कोशिका है। क्या है? जनन कोशिका है। समझ गए? और युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जो पेड़ पौधा में नर युग्मक को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। नर मतलब पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष। यानी पुरुष वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग। देखिए, आपको यह समझ में आया युग्मक क्या है? यह एक प्रकार की कोशिका है। इसका निर्माण जनन कोशिका के बाद होता है। इसका निर्माण क्या होता है? जनन क्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी जब जनन करते हैं ना, तब अंडाणु का भी निर्माण होता है और शुक्राणु का भी निर्माण होता है। यानी जब जनन करता है नर और मादा आपस में, तब अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को अंडाणु और मादा युग्मक को नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु। ये स्पर्म होता कैसा है वो देखेंगे क्या? चलिए हम आपको दिखाते हैं स्पर्म कैसा होता है। स्पर्म हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये स्पर्म ऐसा होता है। ये स्पर्म ऐसा होता है। समझ गए? ये क्या है? स्पर्म है। अब ये स्पर्म जब एक बार रिलीज होता है ना, इसमें लाखों की संख्या में स्पर्म होती है। इसमें कितनी होती है? लाखों की संख्या में क्या होती है? शुक्राणु होती है। क्या होती है? लाखों के संख्या में क्या होती है? शुक्राणु होती है। हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, ये क्या है? स्पर्म है। अब आपको हम अंडाणु के लिए दिखाते हैं। अंडाणु फ्लोपियन नाविका से होते हैं। देखिए, देखिए देखिए ध्यान से। देखिए, ये जो है ना, पहले यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये शुक्राणु है। समझ गए?
ये क्या है, शुक्राणु है। और ये एक बार जो शुक्राणु रिलीज होता है ना, उसमें लाखों की संख्या होती है, समझ गए। ये क्या है, शुक्राणु है। ये क्या है, शुक्राणु है। और एक बार में शुक्राणु जो है ना, लाखों की संख्या में क्या होती है, रिलीज होती है। ये जो आप शुक्राणु देख रहे हैं, ये मुंड टाइप का होता है, समझ गए, पूंछ होता है इसमें। और ये जब अंडाणु शुक्राणु से जो है ना मिलने के लिए जो है ना, इसमें लाखों सारे, इसका हम इमेज भी बना के अभी आपको हम दिखाते हैं। तो शुक्राणु लाखों की संख्या में होती है, वो अंडाणु से मिलने के लिए जाता है, समझिए। वो क्या करता है, अंडाणु से मिलने के लिए जाता है। तो आपको हम दिखाते हैं। तो ये हो गया शुक्राणु, आप देख लिए। अब आपको हम दिखाते हैं अंडाणु। ये देखिए, ये होता है अंडाशय। ये क्या होता है, अंडाशय। इसमें अंडा रहता है, समझ गए। इसमें क्या रहता है, अंडा रहता है। ये दो क्या रहता है, अंडाशय रहता है, इसमें अंडा रहता है। और इसमें से एक अंडा निकल के ये फिलोपियन नालिका में आता है। इसमें से एक अंडा निकल के किस में आता है, फिलोपियन नालिका में आता है। इसमें से एक अंडा निकल के किस में आता है, फिलोपियन नालिका में आता है। और ये अंडा फिलोपियन नालिका में आता है, समझ गए। ये अंडा किस में आता है, फिलोपियन नालिका में आके, अब ये शुक्राणु का इंतजार करते रहता है। ये क्या करते रहता है, शुक्राणु का इंतजार करते रहता है, ताकि हमें शुक्राणु मिल जाए। ताकि हमें क्या मिल जाए, शुक्राणु मिल जाए। तब जब इस रास्ता से शुक्राणु जाता है, ये जब शुक्राणु जाता है ना, ये जाके निषेचित हो जाता है। जब इससे शुक्राणु, अंडाणु से शुक्राणु मिलता है, ये क्या जाके हो जाता है, निषेचित हो जाता है। और निषेचन के बाद क्या होता है, ये इससे जाने के बाद क्या होता है, जायगोट का निर्माण करता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, समझ गए। ये इससे जाके क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, उसे संवयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संवयन कहते हैं। अब ये जो है ना, ये शुक्राणु जाएगा, ये अंडाणु से क्या होगा, जाके मिलेगा। देखिए, अंडाणु महीना में एक बार, महीना में क्या होता है, एक बार एक अंडाणु जो है इस फिलोपियन नालिका में आता है, एक अंडा। और फिर एक अंडा अगला महीना इस फिलोपियन नालिका में आएगा, समझ गए। तो ये क्या होता है, ये आपको शुक्राणु का इंतजार में रहता है। अब 2-4 दिन इंतजार करता है। अब 2-4 दिन में यदि इसे शुक्राणु न मिले, तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ये क्या होता है, फट जाता है। ये क्या होता है, टूट जाता है। और ये ब्लड होके क्या होता है, ब्लड बन के ये योनि के रास्ते क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ब्लड बन के ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, समझ गए। इसी को गांव घर में यानी बोलचाल की भाषा में पीरियड्स कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, यानी मासिक चक्र कहते हैं। महीना में यह एक बार आता है, महीना में यह एक बार आता है। इसे पीरियड्स कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, या मासिक धर्म कहते हैं। और शॉर्टकट में इसे एमसी भी कहा जाता है। एम से मासिक और सी से चक्र, यानी मेंस्ट्रुएशन सर्कल कहा जाता है इंग्लिश में, समझ गए। तो आपको इतना तक समझना है, ठीक है। जब इसमें शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये क्या होता है, अंडा नाश हो जाता है, समझ गए। फिर अगला महीना इस फिलोपियन नालिका में, उसको भी फिर शुक्राणु नहीं मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी माँ बनने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि यह एक अंडाणु, ठीक है, यह एक क्या है, अंडाणु। चलिए, यह एक क्या है, अंडाणु है। अब हम यहाँ पे एक शुक्राणु बनाते हैं। यह एक हम शुक्राणु बनाए। और शुक्राणु यानी स्पर्म का जो रिलीज होता है, तो एक बार लाखों शुक्राणु होता है। इसमें लाखों शुक्राणु क्या होगा, जब ये जन्म की क्रिया होगा ना, इसमें लाखों शुक्राणु क्या होगा, ये अंडा की तरफ बढ़ेगा। ये सब जाके इस अंडा को क्या करेगा, सब चारों साइड से जाके क्या करेगा, ये घेर लेगा। इसमें बहुत सारा शुक्राणु है, समझ गए, बहुत सारा शुक्राणु है। ये क्या करेगा, अंडा के जाके चारों साइड से ये सब क्या करेगा, ये सब ये अंडा को चारों साइड से घेर लेगा। क्या करेगा, चारों साइड से अंडा को घेर लेगा। लेकिन इसमें से बस एक जो सबसे ताकतवर शुक्राणु होगा ना, जो सबसे ताकतवर शुक्राणु होगा, वही इसको क्या कर सकता है, पार कर सकता है। वही क्या कर सकता है, इसे पार कर सकता है। जैसे ही एक शुक्राणु इसमें प्रवेश किया, अब उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये अंडाणु का दीवार क्या होता है, बंद हो जाता है। अंडाणु का दीवार क्या होता है, बंद होता है। और इसी के साथ ये क्या करते हैं, निषेचित कर लेते हैं। और तब जाके पता चलता है कोई क्या है,
प्रेग्नेंट है, समझ गए। कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि शुक्राणु एक के बदला 2 शुक्राणु हो जाते। देखिए ये इतना शुक्राणु था, इसमें से बस एक शुक्राणु के साथ क्या होगा, इस अंडा को पार कर पाएगा, एक शुक्राणु क्या कर पाएगा, इस अंडा से मिल पाएगा, तब जाके जो होगा। कभी कभी रियल केस में क्या होता है, 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जुगुआ बच्चा यानी ज्वाइंट बच्चा हो जाता है, समझ गए, जुगुआ बच्चा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जुगुआ बच्चा होता है, समझ गए। कभी कभी ये 2 चला जाता है, समझ गए। तो यही प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज, ये जो शुक्राणु जो होते हैं ना, शुक्राणु वो चवनशील होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, चवनशील होते हैं, समझ गए। ये क्या होते हैं, चवनशील होते हैं। लेकिन यही शुक्राणु की अंडाणु की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर अंतर पूछ रहा था, तो हम लोग बता देंगे। देखिए शुक्राणु को बनने में 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगता है, समझ गए। शुक्राणु को बनने में 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगता है, लेकिन अंडाणु का निर्माण होने में 1 महीना का टाइम लगता है। कितना का, 1 महीना। चलो, तो यहाँ पे पूछता है अंडाणु और शुक्राणु में अंतर लिखिए। क्वेश्चन क्या बता आपका, अंडाणु और शुक्राणु में अंतर लिखिए, समझिए। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, विषम में होता है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। इससे बनने में, देखो इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी शुक्राणु को बनने में अंडाणु से कम समय लगता है, लेकिन इससे बनने में शुक्राणु की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। देखिए अंडाणु को जो है शुक्राणु से ज्यादा समय लगता है बनने में, ठीक है। इसका जो आकार होता है ना वो छोटा होता है, यानी ये जो आप शुक्राणु जो हम आपको दिखाए थे, ये जो हम आपको शुक्राणु दिखाए थे, ये शुक्राणु जो हम आपको दिखाए थे, ये जो आपको हम शुक्राणु दिखाए थे, ये बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है। देखिए ये कितना छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है, यानी इसे हम लोग नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इसे हम लोग नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, समझ गए। इसे हम लोग नंगा आंखों से क्या कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, समझ गए। शुक्राणु को क्या कर सकते हैं, नंगा आंखों से देख भी नहीं सकते, ये छोटा होता है। और इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और ये चलनशील होता है, और ये क्या होता है, स्थिर होता है। ये क्या होता है, स्थिर होता है। तो आपको समझ में आया होगा, समझ गए। चलो, तो अब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे वो देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। समझ में आया, चले आगे, चल। चलिए अब हम लोग जानते हैं संलयन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, संलयन। ये संलयन होता क्या है, देखिए नवयुग्मक और मादा युग्मक, नवयुग्मक और मादा युग्मक। नवयुग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। दोनों को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। दोनों को यानी अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु मिलने की क्रिया को, मिलने की क्रिया को, की क्रिया को संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, समझ गए। नवयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं,
संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। समझ गए? अंडाणु और शुक्राणु मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। समझ गए? चलिए, चलिए अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पे आपको और समझना पड़ेगा। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, देखिए हम आपको जाइगोट के बारे में बता रहे हैं, युग्मनज के बारे में, युग्मनज के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? युग्मनज या तो जाइगोट, युग्मनज या जाइगोट के बारे में बता रहे हैं। समझ गए सभी? तो नर युग्मक और मादा युग्मक, और नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के समन्वित को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को, मिलने की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को संलयन कहते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक जब सम्मिलित होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब क्या होते हैं? मिलते हैं तो क्या होता है? संवित होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक संवित होने के फलस्वरूप को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। संलयित, संलयित, संलयित। समझ गए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट के। सबसे पहले आप ये जानिए, संलयन समझे, नवयुग्मक और मादा युग्मक, नवयुग्मक यानी अंडाणु, नवयुग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, दोनों को मिलने की क्रिया को, नवयुग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। चलिए, तो ये पहले क्या होता है समझिए, यानी ये अंडाणु, ये शुक्राणु और ये अंडाणु जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। समझ गए? तो संलयन किसे कहते हैं? कहेंगे नवयुग्मक, नवयुग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। यानी नवयुग्मक और मादा युग्मक जो मिला ना, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। अब देखिए, जाइगोट या युग्मनज क्या होता है? जाइगोट या युग्मनज क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे जाइगोट कहते हैं। ध्यान से देखिए, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, जब ये दोनों मिला, जब ये दोनों मिला उसे क्या कहते थे हम लोग? संलयित हुआ ना, ये दोनों मिला, इस क्रिया को क्या कहते थे? संलयित कहते थे। यानी अंडाणु और शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते थे हम लोग? संलयन कहते थे। क्या कहते थे? संलयन। क्या कहते थे? संलयन। संलयन। जब दोनों ये दोनों मिला उसे संलयित कहते थे। अब संलयित होने के बाद क्या होती है? जाइगोट का निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का।
जब ये दोनों आपस में मिला ना तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। किसका निर्माण होता है? संवयन हुआ पहले, संवयन के बाद क्या हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट का निर्माण हुआ और जाइगोट के बाद निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है। समझ गए? निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनता है? बच्चा। समझ गए? यानी जब जाके भ्रूण बनता है तब किसी को पता चलता है जो वो प्रेग्नेंट है। समझ गए? इतना प्रोसेस होता है। अंडाणु शुक्राणु मिलता है उसे संवयन कहते हैं, और वो मिलने के फलस्वरूप उसका जो परिणाम होगा क्या चीज बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद वो निषेचित होगा फिलोपियन नालिका में, और निषेचित होने के बाद भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण के बाद क्या बन जाएगा? फिर से बच्चा। समझ गए? यही इसका प्रोसेस है। तो चल यहाँ पे आइएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक सम्मिलित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण करता है या होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। यानी मादा युग्मक और नर युग्मक जब दोनों यानी अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों आपस में मिलते हैं उसके बाद जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं और उसके बाद जिसका निर्माण होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। अब निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद क्या होता है? बच्चा। तब जाके पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। तो अब हम लोग जानते हैं निषेचन की क्रिया क्या होती है। या निषेचन को अगली क्लास में देख लेंगे, जानिए बेटे। चलिए अब जानते हैं हम लोग निषेचन क्या होती है। निषेचन क्या होती है? बहुत छोटा चीज है निषेचन। देखिए निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः निषेचन और एक क्या होता है? बाह्य निषेचन। जैसे आप इस मुर्गी को देख रहे होंगे, देखिए जिसका निषेचन पेट के अंदर होता है ना, जैसे जीव का निषेचन जो है पेट के अंदर होता है उसे कहते हैं अंतः निषेचन, और जिसे शरीर के बाहर निषेचित करता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चा अपने अंडा पे क्या करता है? बैठ के और अपने पंख से ऐसे ऐसे करते रहता है, यानी उसे निषेचित करते रहता है। समझ गए? यानी एक होता है अंतः निषेचन की क्रिया और एक होती है बाह्य निषेचन की क्रिया। एक होती है बाह्य निषेचन की क्रिया, बाह्य निषेचन की क्रिया, और एक होती है अंतः निषेचन की क्रिया। समझ गए? यानी एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। समझ गए? तो वो फिलोपियन नालिका में जो होता है वो अंदर होता है। समझ गए? चलिए ये बात को हम लोग लिख देंगे। नर एवं मादा युग्मक का संवयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन का अर्थ होता है गर्भ धारण होता है। निषेचन का अर्थ क्या होता है? गर्भ धारण। यानी गर्भ का क्या हो गया? धारण हो गया, यानी अब फिक्स हो गया। इसके बाद सीधे भ्रूण बनता है। इसके बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है, यानी धीरे 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 क्या होता है? बच्चा बन जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो बच्चा बन जाता है। समझ गए? तो नर एवं मादा युग्मक का संवयन क्या कहलाता है? नर एवं मादा युग्मक के संवयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर और मादा के युग्मक के संवयन को क्या कहते हैं? निषेचन। यानी नर और मादा युग्मक, नर और मादा जब दोनों आपस में मिला था उसी को संवयन कहते थे ना, वो क्या कहलाए? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। और निषेचन का अर्थ क्या होता है? गर्भ धारण करना। निषेचन का अर्थ क्या होता है? गर्भ धारण, गर्भ धारण करना। समझ गए? निषेचन की क्रिया दो चरणों में, निषेचन की क्रिया दो चरणों में होती है, एक अंतः से और एक बाह्य से। एक होती है अंतः निषेचन और एक होती है बाह्य निषेचन। वह निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संवयन किसमें होते हैं? मादा के शरीर के भीतर संपन्न। अंतः जो निषेचन की क्रिया होती है देखेंगे आप, यानी बच्चा का जो निर्माण होता है, कभी देखें पुरुषों में हुआ है नहीं ना, तो बच्चा का जो निर्माण होता है वो किस में होती है? महिला में होती है, यानी मादा में होती है ना। वही इसमें कह रहा है, ये संवयन की जो क्रिया होती है वो मादा के शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे अंतः निषेचन कहा जाता है। जैसे मानव स्तनधारी पक्षी, इस सब में क्या होते हैं? अंतः निषेचन की क्रिया होती है। जैसे मानव और स्तनधारी गाय भैंस बकरी, ये सब में क्या होता है? अंतः निषेचन की क्रिया होती है।
और बाह्य निषेचन में क्या होती है? निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संविलियन किसमें होगा? मादा में ही होगा। अंतः निषेचन हो या बाह्य निषेचन हो, दोनों में प्रेग्नेंट कभी सुने हैं? जो पुरुष प्रेग्नेंट हुआ है, कभी सुने हैं पुरुष प्रेग्नेंट हुआ? नहीं ना, हमेशा प्रेग्नेंट कौन होती है? महिला ही होती है। ठीक है, चलिए, तो बाहर संपन्न होता है जिसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, जैसे मेढक, मिली, मच्छर, शैवाल आदि, ये सब क्या है? बाह्य निषेचन की क्रिया। समझ गए? तो आज इतना रहने देते हैं, कब हम आपको पुष्पी फूल के बारे में बताएंगे। कब हम सबसे पहले आपको बताएंगे पादप और जीव, एक विंगी और द्विविंगी जीव और पादप। देखिए, जीव भी एक विंगी होते हैं और उभय विंगी भी होते हैं, और पादप भी एक विंगी होते हैं और उभय विंगी होते हैं। इस सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे समय भी 12 बजने ही वाला है, समझ गए? और 45-50 मिनट का क्लास भी हो गया। तो हम लोग पीछे जहां तक देखे थे उसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। समझ गए? यहाँ से हम पढ़े थे, यहाँ से आज पढ़े थे, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से आप मार सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, मार लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। समझ गए? कमेंट करके यह बात हमें बताएंगे। क्लास को शेयर भी जरूर करेंगे। समझ गए? शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।